जय भीम। ये नारा बड़ा अच्छा है। और एक बार साहब भाषण दे रहे थे, उनके साथी ये नारा लगा रहे थे कि काशीराम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तो साहब ने क्या कहा पलट के बताया तुम्हें? साहब ने कहा अगर तुम लोग साथ हो जाओ तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सब लोगों को। बहुत लंबा समय हो गया आपका इंतजार करते हुए। 1-2 बजे की रैली और 8 बज रहे। मैं आपके इस प्यार, इस विश्वास, इस उम्मीद और जो इच्छा शक्ति आपके अंदर है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एक आग्रह आपसे और करूंगा, मैं अपने नौजवान भाई से आग्रह करूंगा। ये बार बार लाइट चली जा रही है, देखा आपने? इस हर चीज का इंतजाम, इससे ज्यादा रोशनी तो आपकी जिंदगी से चली गई। इस रोशनी का इंतजाम तुम लोग अपने मोबाइल की टॉर्च जला के करो। जितने लोग यहाँ बैठे अपने मोबाइल की टॉर्च जला देते, परमानेंट के लिए रोशनी हो जाएगी। जब तक हमारी बात चलेगी, आप देखना बढ़िया सभा होगी, सब लोग इस सभा में याद रखेंगे। अपने मोबाइल की टॉर्च जलाओ और ध्यान हमारी तरफ करो, और फिर देखो कितना बढ़िया माहौल बनेगा। आपके भी चेहरे पे रोशनी आ जाए और हमारे चेहरे पे भी रोशनी आ जाए। जल्दी जल्दी जला लो, फिर स्टार्ट करें बात को। और जो आप पीछे खड़े हैं गाड़ियों के पास, वो भी जला लो, पता लग जाए कि हमें सुनने वाले कहां तक खड़े हैं। हमारे लोग, हमसे प्यार करने वाले हमारे लोग कहां तक खड़े हैं, ये भी पता लग जाए। और आप, क्योंकि समय काफी हो गया, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लाइट जला के रखें और अपना ध्यान मेरी तरफ करें। समय समय पे भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर जी को नमन करता हूं। गुरु घासीदास जी को, नारायण मूर्ति को नमन करता हूं। संत गाडगे जी महाराज को नमन करता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। महामना रामचंद्र वर्मा जी को नमन करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी को, सर छोटू राम जी को नमन करता हूं। कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को, विजय सिंह पथिक जी को नमन करता हूं। और नमन करता हूं इस देश के हजारों, लाखों, करोड़ों शोषितों, वंचितों को, जिन्होंने इस देश में तमाम तरह के अन्याय अत्याचार सहे, लेकिन अपने देश के साथ खड़े रहे और हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज मध्य प्रदेश में इस चुनावी सभा में, जो सेवड़ा विधानसभा में है, इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के लोकप्रिय दमदार प्रत्याशी भाई दामोदर यादव जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, और उन्होंने मुझसे कहा सुबह जब मैंने इनको जन्मदिन की बधाई दी, कहा कि मैं तो जन्मदिन भाई 3 दिसंबर को मनाऊंगा, जिस दिन आपका जन्मदिन होता था। मैं ये समझ गया कि 3 दिसंबर को मनाने का मतलब ये है कि इनको पूरा विश्वास हो गया है कि 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे
और सेवड़ा की महान जनता इनको आशीर्वाद देकर भेजेगी। और 3 तारीख को परिणाम वाले दिन इनके मन में जो टीस है आपकी आवाज सड़कों के अलावा सदन में उठाने की, वो भी पूरी हो जाएगी। ऐसा भी पूरा भरोसा जो है मुझे सेवड़ा की जनता और यहाँ के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और किसान कमेरों के ऊपर है। यहाँ इस मंच पर उपस्थित हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष, भीम आर्मी के सुनील बैरड़िया जी और संभाग मंडल जिले के नेता और मेरे साथ चल के आए मेरे भाई, और यहाँ पिछड़े कमजोरों दलितों मजलूमों की आवाज उठा रहे और तमाम तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल के आपकी लड़ाई लड़ रहे, आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा कर रहे भाई नरेंद्र भाटी जी का भी, और उनके साथ आए हमारे प्रदेश कोर कमेटी के मेंबर, राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भाई अमित कसाना जी का भी धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, मैंने अपने प्रतिनिधि के रूप में भाई कमल सिंह वालिया जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं उनसे आग्रह किया है कि अब अपना ज्यादा समय सेवड़ा विधानसभा में देना, और सेवड़ा विधानसभा में जीतने में प्रत्याशी को रोकने के लिए जो गलत प्रयास किए जा रहे हैं, जो झूठी बातें फैलाई जा रही है, उस झूठ को बेनकाब करके और मध्य प्रदेश में पहली रोशनी की किरण आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का झंडा भोपाल में बुलंद करने के लिए भाई दामोदर यादव जी की मदद कराने का काम करना। और मुझे विश्वास है कि जो काम मुझसे अधूरा रह जाएगा, जो काम भाटी जी से अधूरा रह जाएगा, जो काम अमित जी से अधूरा रह जाएगा, उस मेरी गैर मौजूदगी में उस काम को भाई कमल जी यहाँ करने का काम करेंगे और गांव-गांव, गली-गली, ढाणी-ढाणी जाके आपको जागरूक करने का काम करेंगे। सम्मानित मेरे साथियों, इस रोशनी का इंतजाम तो आपने कर लिया, लेकिन मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूं, अपने दलित पिछड़े आदिवासी समाज से, अपने अल्पसंख्यक समाज से, जैन सिख बौद्ध ईसाई मुसलमान से, पाल प्रजापति कश्यप रावत मीणा समाज से, जाटा वाल्मीकि पासी धोबी अपने समाज से, कि अगर ना हो देश में लोकतंत्र और संविधान, अगर ना हो लोकतंत्र तो आपकी बस्तियों में कोई ना आए, आपसे कोई चाचा ताऊ आपको ना कहे, आपके पैर कोई ना छुए, आपके दरवाजे पे कोई ना आए, और अगर ना हो देश में संविधान तो आपके बच्चे कभी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS ना बन पाए, आगे ना बढ़ पाए, विधानसभा में ना जाए, लोकसभा में ना जा पाए, गाँव के सरपंच में ना बन पाए। आपको इतिहास अगर याद हो, मैं तो हमेशा इतिहास की बात करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि इतिहास, जिस समाज को अपना इतिहास नहीं पता वो कभी भी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इतिहास याद करो, आजादी से पहले ना आपको संपत्ति रखने का अधिकार था, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, ना मकान बनाने का अधिकार था, ना रोजगार करने का अधिकार था, ना दिन के उजाले में निकलने का अधिकार था, ना आपको फसल उगाने का अधिकार था। आपको राजा महाराजाओं के हिसाब से चलना पड़ता था। राजा महाराजाओं के जाने के बाद अंग्रेजों ने देश में राज किया। अंग्रेज क्या करते थे, लोग क्या करेंगे, अंग्रेज फिर भी न्याय के लिए थे, उन्होंने फिर भी कमजोर शोषितों को पढ़ने का अधिकार दिया। उन्होंने तमाम तरह की कुप्रथाएं थी जो आपके ऊपर लागू की गई, सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह और तमाम तरह की प्रथाएं, उनको रोकने का काम किया, क्योंकि अंग्रेज फिर भी न्याय के लिए थे। अंग्रेज फिर भी चाहते थे कि सब लोग आगे बढ़े। लेकिन आप सोचो कि अगर आपके बीच के लोगों ने अपने सुख दुख, अपने सुख सुविधा त्याग करके आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती, क्या आपके पास अधिकार होते कि आपके बच्चों को आगे कुर्सी बैठने देता? जहां आज भी इतना छुआछूत भेदभाव हो, धर्म के नाम पे दाढ़ी पकड़ के, बाल पकड़ के मुसलमानों को मारा पीटा जाता हो, जाति के नाम पे घोड़ी पे बैठने पे, मूछे रखने पे, मटकी से पानी पीने पे लोगों की हत्याएं की जाती हो, जहां आज भी किसानों को 10,000, 15,000 के कर्जे पे जेल भेजा जाता हो, किसानों को सुसाइड करना पड़ता हो। आप सोचो उस देश में आजादी कैसी आजादी है, जहां अमीरों के करोड़ों करोड़ रुपए माफ कर देती है सरकार, जहां उद्योगपतियों को 1-1 रुपए लीज पे जमीन देती है, और उसी जमीन पे अगर 10,000 का कर्ज किसान ले ले तो उस किसान को लाठियों से पीट के जेल में बंद करने का काम करती है। आप सोचो आजादी कैसी है। आजादी असल तब होगी जब आपको सस्ती शिक्षा मिलेगी, मुफ्त के साथ साथ सस्ती शिक्षा, कि आपका बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन सके,
आपका बेटा भी जज वकील बन सके, आपका बेटा भी यहाँ और विदेश में रहकर पढ़ाई कर सके और आपको भी वो सुलभ इलाज मिलेगा कि अगर कोई भी बीमारी हो जाए तो आप भी अपने जेब के पैसों में अपना इलाज करा लो, आपके परिवार का कोई व्यक्ति ना चला जाए। मैं तो बहुत कड़वे शब्दों में कहता हूँ, ये वो महीना है जिसमें मेरे पिताजी का जन्मदिन आ रहा है और इस महीने में भी आने वाली 13 तारीख को मेरे पिताजी का जन्मदिन है और मैं वो अभागा बेटा हूँ जिसने पैसा न होने के कारण अपने पिता के, जिसके पिता ने उसके हाथों में दम तोड़ दिया। अगर मैं पैसे वाला होता तो मेरे पिता जिंदा होते। आप ये सोचो अपने दिल में हाथ रख के, एक पिता को खोने का दर्द कैसा होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी हमारे पिता थे, फुले भी हमारे पिता थे, साहू भी हमारे पिता थे और धन्यवाद काशीराम साहब भी हमारे पिता थे। हमने कितने पिता खोए लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदली। उनके सपने थे कि उनकी आने वाली संतानें देश पे राज करेंगी, आने वाली संतानें सुख सुविधा में रहेंगी। कहाँ है सुख सुविधाएं? कहाँ है आज आपके अधिकार में छीनने का प्रयास किया जा रहा है। लुटेरा बहुत खतरनाक है, उनको पता है कि आज लोकतंत्र वोट में शक्ति है। आज आपकी वोट को लूटने के लिए वो तमाम तरह के रूप धर के आएगा। हो सकता है वो आपकी जाति का बन के आए, हो सकता है वो आपके धर्म का बन के आए, हो सकता है वो आपका रिश्तेदार बन के आए और उसका एक मकसद होगा कि जिनके पास पहले से ताकत है उनको ताकत दे दो। मैंने आपसे सेवगढ़ की तरह में भी कहा था और मैं आपको यहाँ भी कह रहा हूँ, वोट की शक्ति आपको गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए मिली है। वोट की शक्ति आपको अपनी तरक्की का रास्ता खोलने के लिए मिली है। और आप बताओ, निर्णय करो, आप अगर बाजार में आलू खरीदने जाओगे तो आलू कैसा देखोगे, गला सड़ा या साफ सुथरा? आप बताओ। आप अगर चाय की पत्ती लेने जाओगे, अगर आप परचून का सामान लेने जाओगे, नमकीन बिस्कुट लेने जाओगे तो बताओ खराब सामान लोगे या अच्छा सामान लोगे? और अगर अपने 5 साल का फैसला करने जाओगे तो बताओ नेता कैसा चुनोगे? आप सब मुझे बताओ। आप कंपेरिजन करा लो। अगर पढ़ाई में, संघर्ष में अगर दामोदर यादव का मुकाबला करते हैं तो बेशक मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, और अगर किसी भी खेल में दामोदर यादव का मुकाबला ना करते हो तो मैं आपसे कहूंगा चूक मत जाना। मैंने आज सुबह ही अखबार मैंने भी पढ़ा, मैं भी यही था और मैंने इनको कहा भी कि क्यों एक और नया मुकदमा लगवा लिए हो, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि मैं विधानसभा में भी इसलिए जाना चाहता हूं भाई कि इनकी आवाज को सदन में रख सकूं। और अगर जो उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ना सुने तो क्या तो मैं मुख्यमंत्री का कुर्ता फाड़ दूं या अपना कुर्ता फाड़ दूं। मैं सड़क पे तो 20 साल से लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा अगर आज मैं विधायक होता तो किसानों को वहां चौराहे पर नहीं बैठ करता, गरीबों के बच्चों को सड़कों पे अपने 2 टाइम की रोटी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं इस क्षेत्र में रोजगार लेके आता, इस क्षेत्र में कंपनी लगवाता, इस क्षेत्र में जो है तमाम तरह के स्कूल कॉलेज बनवाता कि गरीबों के बच्चों को सुख सुविधा अधिकार मिले। लेकिन मैं मजबूर हूं कि आज भी मेरे लोगों ने मुझे वो ताकत नहीं दी। मैंने इनसे कहा कि दामोदर निराश मत होना, ये समय होता, आज उनका है कल तुम्हारा भी होगा। कल जनता ने उनको ताकत दी थी, आने वाले कल में तुम्हें भी देगी, आप चिंता मत करो। मैंने ये भी कहा कि तुम 60 साल के नहीं हो, घबराओ मत, जनता तुम्हें अवसर भी देगी, जनता तुम्हें ताकत भी देगी और तुमसे काम मिलेगी। मगर तुम ये याद रखना कि अगर इतिहास ने तुम्हें मौका दिया तो ऐसा काम करके जाना कि जो 30-30 साल 20 साल से विधायक हो उनकी 20 साल की विधायक और आपके 5 साल के विधायक में कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए।